Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. तो आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर की गहराई में उतर रहे हैं, मतलब 1858 से 1947 तक का वो सफर। नमस्कार। ये कहानी है कि कैसे धीरे धीरे संवैधानिक बदलाव हुए, कैसे अधिकार मांगे गए और कैसे ब्रिटिश सरकार ने रिएक्ट किया। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनों की लिस्ट नहीं है, इसमें ना भारत के स्वशासन के लिए जो जद्दोजहद हुई उसकी झलक दिखती है। हम देखेंगे कि 1857 के बाद से आज़ादी तक ये पूरा ढांचा कैसे बदला। सही। और हमारी बातचीत का बेस है तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 हिस्ट्री की किताब का चैप्टर 19 और जो उससे जुड़े दस्तावेज हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 की जो उथल पुथल हुई उसके ठीक बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858। तो सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था उसने अंग्रेजों को यह साफ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भरोसे के लायक नहीं रही। उन्हें लगा कि अब भारत पर सीधा कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा। तो इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत का शासन वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, मतलब महारानी विक्टोरिया के। तो ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। हाँ, बिल्कुल। सत्ता का सीधा हस्तांतरण। तो ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, बल्कि एक तरह से भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश थी। हाँ, आप कह सकती हैं। और इस कंट्रोल को ठीक से चलाने के लिए लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। ओके। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। उसकी मदद के लिए एक 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल भी थी। अच्छा। और यहाँ भारत में क्या हुआ? गवर्नर जनरल का क्या बना? भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो अब ब्रिटिश क्राउन के सीधी प्रतिनिधि बन गए और उनको वाइसरॉय का टाइटल भी मिला। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। हाँ, वाइसरॉय। तो शॉर्ट में कहें तो 1858 के एक्ट ने कंट्रोल कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन को दे दिया। ठीक है, तो ये पहला बड़ा कदम था। इसके बाद अगला पड़ाव आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसका क्या महत्व था? क्या ये भारतीयों को थोड़ी जगह देने की कोशिश थी? हाँ, कुछ हद तक। 1857 के बाद अंग्रेजों को लगा कि भाई कानून बनाने के प्रोसेस में इंडियंस का थोड़ा सहयोग लेना जरूरी है, शायद इससे आगे विद्रोह न हो। एक स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। तो 1861 के एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया और पहली बार कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट करने का प्रावधान किया। नॉमिनेट मतलब चुने हुए नहीं? तो क्या इसे हम असली प्रतिनिधित्व की शुरुआत मान सकते हैं? नहीं, असली प्रतिनिधित्व तो नहीं कह सकते। ये नॉमिनेटेड थे और इनकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड थीं। न बजट पर बोल सकते थे, न सवाल पूछ सकते थे। अच्छा। पर हाँ, ये एक शुरुआत थी। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भारतीयों की एक फॉर्मल एंट्री, भले ही सिंबॉलिक हो। ओके। और इसी एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दी। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और लॉर्ड कैनिंग ने जो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था उसे भी इसी एक्ट ने मान्यता दी। पोर्टफोलियो सिस्टम वो क्या था? वाइसराय की काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता था। समझ गया। तो ये एक धीमी शुरुआत थी। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। क्या इसने भारतीयों की भागीदारी को थोड़ा और बढ़ाया? हाँ, इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, पर मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल्स की ही रही। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इस एक्ट ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के सिद्धांत को माना, हालांकि इलेक्शन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो कैसे काम करता था और इसका क्या महत्व था? इसका मतलब था कि कुछ नॉन ऑफिशियल सीटें थीं जिन्हें अलग अलग बॉडीज जैसे प्रोविंशियल काउंसिल, यूनिवर्सिटी, जमींदार, चेंबर ऑफ कॉमर्स,
इनकी सिफारिश पर वाइसराय भरते थे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिमिटेड और इनडायरेक्ट तरीका था। लेकिन पहली बार इलेक्शन का सिद्धांत भारतीय शासन में आया। इसके अलावा मेंबर्स को अब बजट पर बहस करने का और कुछ शर्तों के साथ सवाल पूछने का हक भी मिला। क्या ये उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, उसकी मांगों का कुछ असर था? हाँ, काफी हद तक। कांग्रेस लगातार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सुधार और ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। तो ये एक्ट उन मांगों का एक कह सकते आधा अधूरा जवाब था। असली पावर तो अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। अब कहानी 20वीं सदी में आती है और आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय। इसमें क्या बड़े बदलाव थे? इन सुधारों ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ाया। जैसे सेंट्रल काउंसिल में मेंबर्स 16 से 60 हो गए। ओह, काफी बड़ा जंप। हाँ, और मेंबर्स को अब ज्यादा अधिकार मिले, जैसे बजट पे रेजोल्यूशन लाना, सप्लीमेंट्री सवाल पूछना, पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर चर्चा करना। और पहली बार एक भारतीय को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। ये तो सुनने में प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाले कदम लग रहे हैं। लेकिन इन सुधारों का एक बहुत कंट्रोवर्शियल पहलू भी था, है ना? हाँ, और शायद सबसे दूर तक असर डालने वाला भी। वो था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत, पृथक निर्वाचक मंडल। अच्छा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते थे और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते थे। ओहो, यहीं पर वो ब्रिटिश फूट डालो और राज करो वाली नीति एकदम साफ दिखती है। क्या इसका मकसद यही था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद उभर रहा था उसे धर्म के आधार पर बांट दिया जाए? हाँ, ज्यादातर इतिहासकार इसे ऐसे ही देखते हैं। इस कदम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। भले ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, पर इस चीज ने आगे चलकर विभाजन की नींव रखी। इसने एक ऐसी पार्लियामेंट्री सिस्टम दी जिसमें नुमाइंदगी तो थी, पर सरकार सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। इस विभाजनकारी नीति के बाद अगला बड़ा पड़ाव आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसकी बैकग्राउंड और मुख्य बातें क्या थीं? देखिए, पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था, तो उसके बदले में इंडियन लीडर्स ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, उम्मीद तो रही होगी। तो इस एक्ट के प्रीएम्बल में, मतलब प्रस्तावना में, पहली बार कहा गया कि भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी। इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिस्ट को अलग अलग किया। अच्छा, उससे क्या हुआ? उससे प्रांतों को अपने सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार मिला। एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ पहला कदम। और प्रांतों में एक नई सिस्टम लाई गई, द्वैध शासन या डायरकी। ये क्या चीज थी और क्या ये कामयाब रही? डायरकी के तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड मतलब? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस, ये गवर्नर के पास थे, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए, और ये काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। ओके, और ट्रांसफर्ड? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये गवर्नर इंडियन मिनिस्टर्स की सलाह से चलाते थे। और ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार थे। सुनने में तो ये पावर शेयरिंग जैसा लगता है। लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गई। मिनिस्टर्स का ना तो फाइनेंस पर कंट्रोल था, ना ब्यूरोक्रेसी पर, और गवर्नर के पास आखिरी सारे अधिकार थे। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड और बेकार का एक्सपेरिमेंट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस एक्ट ने सेंटर में पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनों वाली विधायिका शुरू की। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। हाँ, और देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू हुए। हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था, प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर। और भी कुछ जरूरी बातें थीं इसमें। हाँ, लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी अब ब्रिटिश खजाने से दी जाने लगी, पहले इंडियन रेवेन्यूज से जाती थी। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात हुई, जिससे 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तो 1919 का एक्ट मतलब उत्तरदायी सरकार की तरफ एक कदम तो था, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। और शायद इसी वजह से और सुधारों की मांग उठी,
जिसका नतीजा था वो बहुत बड़ा दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल। 1935 का एक्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ब्रिटिश सरकार के व्हाइट पेपर पर आधारित था। ये बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स कानून था। इसका एक बड़ा लक्ष्य था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना, ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर। क्या ये फेडरेशन बन पाया और शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया इसमें? नहीं, ये फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थीं, उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अच्छा। जहां तक शक्तियों के बंटवारे की बात है तो उन्हें सेंटर और यूनिट्स के बीच 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। और जो बची हुई पावर्स थीं, रेसिडुअरी पावर्स, वो वाइसराय को दी गईं। इस एक्ट का प्रांतों पर क्या असर हुआ? क्या वो डायरकी खत्म हुई? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। प्रांतों में डायरकी खत्म कर दी गई और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? हाँ, मतलब प्रांतीय सरकारें अब पूरी तरह से चुने हुए मिनिस्टर्स के प्रति जिम्मेदार थीं, जो लेजिस्लेचर से आते थे। ये एक बड़ा कदम था। 1937 में इसके तहत चुनाव भी हुए। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई। लेकिन क्या ये ऑटोनॉमी पूरी तरह से थी? नहीं, पूरी तरह से नहीं। गवर्नर के पास अभी भी स्पेशल पावर्स और वीटो का अधिकार था, जो इस ऑटोनॉमी को लिमिट करता था। तो प्रांतों में ऑटोनॉमी, पर सेंटर में क्या हुआ? अजीब बात यह है कि सेंटर में डायरकी लाने का प्रस्ताव था, मतलब फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांटने का। लेकिन जैसा मैंने कहा, फेडरेशन तो बना ही नहीं, तो ये प्रावधान भी लागू नहीं हुआ। ओके। और इस एक्ट ने 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। क्या वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात जारी रही? और कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल बदलाव? हाँ, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स न सिर्फ जारी रहे, बल्कि उनका दायरा और बढ़ा दिया गया। डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, महिलाओं और मजदूरों तक। इससे वो फूट डालो और राज करो की नीति और पक्की हुई। इंस्टीट्यूशनल बदलावों की बात करें तो इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था और दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बने। ये एक्ट तो वाकई बहुत बड़ा था और इसके कई प्रोविजंस ने आजाद भारत के संविधान की नींव रखी। लेकिन आखिरकार भारत को पूरी आजादी मिली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। इसकी मुख्य बातें क्या थीं? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदल चुकी थी। भारत में आज़ादी का आंदोलन बहुत तेज हो गया था और लॉर्ड माउंटबैटन प्लान के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज खत्म कर दिया और भारत को एक आज़ाद और सॉवरेन देश घोषित किया। लेकिन ये आज़ादी बंटवारे की कीमत पर आई। हाँ, बिल्कुल। इस एक्ट ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए। दोनों को ये आज़ादी थी कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहें या उससे अलग हो जाएं। और वाइसरॉय का पद? वाइसरॉय का पद खत्म हो गया। दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद बना। और जो प्रिंसली स्टेट्स थीं उनका क्या हुआ? संविधान बनाने की पावर किसे मिली? रियासतों पर जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, पैरामाउंटेसी, वो खत्म हो गई। उन्हें ऑप्शन दिया गया कि या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर आज़ाद रहें। और दोनों नए देशों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थीं, संविधान सभाएं, उन्हें अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने की पूरी पावर दी गई। वो किसी भी ब्रिटिश कानून को, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द कर सकती थीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी खत्म कर दिया गया। तो ये एक्ट ब्रिटिश राज के अंत और 2 नए देशों के जन्म का प्रतीक बना। चलिए अब इस पूरी चर्चा को कुछ सवालों के जरिए थोड़ा और पक्का करते हैं। पहला सवाल, 1919 के एक्ट ने प्रांतों में कौन सी शासन प्रणाली शुरू की? उसे थोड़ा समझाएं। हाँ, वो थी डायरकी यानी द्वैध शासन। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर्ड में बांटा गया था। रिजर्व्ड गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास थे, जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह नहीं थे। ट्रांसफर्ड गवर्नर मिनिस्टर्स की सलाह से चलाते थे, जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे। पर जैसा हमने बात की, ये सिस्टम फेल हो गई थी। सही। अगला सवाल, 1909 के सुधारों ने मुसलमानों के लिए की शुरुआत की। खाली जगह भरें और इसके पीछे की मंशा क्या थी? खाली जगह में आएगा पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसके तहत मुस्लिम नुमाइंदे सिर्फ मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही चुने जाते थे
और मंशा, जैसा हमने डिस्कस किया, अक्सर यही मानी जाती है कि ये ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये कहना सही है कि 1858 के एक्ट ने गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय बनाया? हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1858 में जब पावर कंपनी से क्राउन के पास गई तो गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि बन गया और उसे वाइसरॉय का टाइटल भी मिला। ओके। और आखिरी सवाल, 1935 के एक्ट की एक खास बात बताएं जिसने प्रांतीय शासन को बदला। 1935 के एक्ट की एक बहुत ही जरूरी चीज थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता। इसने प्रांतों में 1919 के एक्ट वाली डायरकी को खत्म किया और प्रांतीय सरकारों को ज्यादा जिम्मेदार और ऑटोनमस बनाया। हालांकि गवर्नर की स्पेशल पावर्स फिर भी थी। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी यात्रा से अगर हम प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स निकालें तो वो क्या होंगे, एकदम शॉर्ट में? बिल्कुल, की पॉइंट्स होंगे। 1858 कंपनी राज खत्म, क्राउन रूल शुरू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय। 1861 लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का नॉमिनेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम। 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रिंसिपल, बजट पर बहस का हक। 1909 मॉरेलिमेंटो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स, काउंसिल का साइज बढ़ा, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, प्रांतों में डायरकी, सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर, डायरेक्ट इलेक्शन लिमिटेड। 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रस्तावित, पावर डिवीजन, 3 लिस्ट, फेडरल कोर्ट, आरबीआई। 1947 इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक बड़ी पिक्चर में देखें मेंस के लिहाज से, तो क्या टेकअवेज हैं? देखिए, कुछ बड़े निष्कर्ष ये निकलते हैं। पहला, ये पूरा संवैधानिक विकास दिखाता है कि पावर का ट्रांसफर धीरे धीरे हुआ और वो भी बेमन से। मतलब अंग्रेज मजबूरी में सुधार ला रहे थे क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म का दबाव बढ़ रहा था। उनका असली मकसद तो कंट्रोल बनाए रखना ही था। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसी नीतियों से फूट डालो और राज करो को एक संवैधानिक शक्ल दी गई, जिसके नतीजे बहुत गहरे और दुखद रहे। तीसरा, हर सुधार भारतीय उम्मीदों से कम ही साबित हुआ। इससे असंतोष और बढ़ा और आज़ादी के आंदोलन को और ताकत मिली। और चौथा, इन एक्ट्स ने, खासकर 1935 के एक्ट ने, आज़ाद भारत के संविधान के लिए एक ज़रूरी ढांचा और बेस तैयार किया। तो ये था भारत में 1858 से 1947 तक संवैधानिक विकास का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे कानूनों ने धीरे धीरे भारत के भविष्य को एक शक्ल दी। हाँ, और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। ये जो संवैधानिक सुधारों की घोषणाएं होती थीं और जो जमीनी हकीकत थी, उसमें कितना फर्क रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। जो आम भारतीय थे, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं था या जिनकी आवाज उन काउंसिल्स तक नहीं पहुंच पाती थी, उनकी जिंदगी पर इन कानूनी बदलावों का उस वक्त असल में क्या और कैसा असर पड़ा होगा? सिर्फ कानून पढ़ लेना काफी नहीं है, उनके रियल इम्पैक्ट पर सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है ये गहन चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली रही होगी। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.